जय हिंद एवरीवन। चलिए बेटा, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे कहां तक। हम 1947 तक कंप्लीट कर लेंगे। याद रखना, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जितने गवर्नर जनरल रहे हैं, जितने वायसराय रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, चीजें कैसी होगी, वो सारी अपन पढ़ने वाले। और आज अपन अपने देश को आजाद करवा देंगे, मतलब 1947 तक की चीजें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और देखो, याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी एनडीए के अंदर जो चीजें देखी जा रही, करंटली अगर मैं बात करूं तो करंटली एनडीए में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही आ रहा है। तो थोड़ी सी चीजें याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम लाइटली मत लेना, इसको ध्यान से सुनना, समझना, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अपने को। बिकॉज एग्जाम के अंदर वेटेज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा ज्यादा है, हमेशा हमें इस बात को याद रखना। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज एग्जाम में थोड़ा ज्यादा ही रहता है। ठीक है बच्चा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन के बारे में बात करना। अब देखो, आज अपन 1947 तक बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों ने कहां तक बात करी थी? लास्ट हम लोगों ने बात करी थी क्रिप्स मिशन तक। क्रिप्स मिशन तक हम लोगों ने बात कर ली थी। क्रिप्स मिशन क्या था, कैसे भारत के अंदर आया, और गांधी जी ने किया उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखना, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली थी। अब क्या होता है, क्रिप्स मिशन जो है वो तो हो गया है फेल। सीधी बात है, क्रिप्स मिशन यहां पर फेल हो गया। और इससे महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के सारे नेता काफी आहत है कि यार सरकार हमारी बात क्यों नहीं मान रही। इतने लंबे समय से सरकार को हम कह रहे हैं कि हमारी बात मानिए, हमको देश को आजादी दिला दीजिए, हमने आपका सपोर्ट कर दिया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सपोर्ट करा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर भी आपका सपोर्ट करा, स्टिल हमारे देश में अभी तक हमको आजादी मिल नहीं रही। अब आजादी नहीं मिल रही है तो इसका रीजन यहाँ पर क्या होना चाहिए? रीजन ये कि अंग्रेज सरकार कहीं ना कहीं चाहती नहीं कि हमको आजाद किया जाए। अंग्रेज सरकार कहीं ना कहीं अभी ये चाहती है कि भारत के लोगों को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपका इंटेंशन गलत है तो आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, आप किसी का अच्छा कर ही नहीं सकते। सेम चीज अंग्रेज सरकार हमारे साथ करने की कोशिश कर रही है। इनका इंटेंशन काफी खराब है। इंटेंशन क्या है? नहीं साहब, इनको डोमिनेंट स्टेटस दे दो, बाकी तो फिर ये हम इनको अपने कब्जे के अंदर ले लेंगे। अब यहां पर एक बहुत मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है कि गांधी जी इस बात से थोड़ा सा गुस्सा है। क्लियर है? अब क्या होता है कि यहां पर एक बहुत बड़े मूवमेंट की शुरुआत हमको करनी पड़ेगी, बिकॉज सारी चीजें फेल हो चुकी है। यहां पर जो मिशन इन्होंने भेजा, अगस्त ऑफर के बारे में बात की जाए, क्रिप्स मिशन के बारे में बात की जाए, दोनों मिशन यहां पर फेल हो जाते हैं। अब गांधी जी एक बहुत बड़े मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट को या कह सकते हैं कैसे आंदोलन को चलाने की सोचते हैं, जिसमें उन्होंने एक नारा दिया, दैट इज करो या मरो, डू और डाई, करना है या मरना है, ये अंतिम समय है। अब अंग्रेज सरकार से हमको लोहा लेना पड़ेगा और कुछ भी करके हमारे देश को आजाद करवाना है। इस मूवमेंट को हम सभी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्विट इंडिया मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट भारत का। और जितने मूवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, सबसे मास मूवमेंट क्विट इंडिया है। क्विट इंडिया याद रखना, बहुत बड़ा मूवमेंट था। अब मूवमेंट की शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, पहली चीज याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट, एक नॉन, याद सुनिएगा, ये एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि सरकार के द्वारा बनाए गए लॉज को नहीं मानना और सरकार की किसी भी बात को मानना ही नहीं। आपको जो करना है कर लीजिए, आप हमें मारिए पीटिए कुछ भी करिए, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। अब यहां पर 14 जुलाई 1942 ये दिन याद रखिएगा, हालांकि ये डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कौन है? हमने बात करी थी, कितने मेंबर्स होते थे? 15 मेंबर्स होते थे। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी डिसाइड करती है, ये तय कर लेती है कि हाँ साहब, भारत के अंदर एक मूवमेंट किया जाएगा और इस मूवमेंट को कहा जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। और देखो, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कहां से डिसाइड कर रही है? वर्धा से। वर्धा से डिसाइड किया जाएगा। वर्धा के अंदर क्या है, गांधी जी का जो बेस है, गांधी जी ने वर्धा के अंदर ही बना लिया था। गांधी जी वहां से डिसाइड करते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट के भारत के अंदर शुरुआत की जाएगी। और इसकी शुरुआत कौन करेंगे? महात्मा गांधी जी। इसकी शुरुआत की जाएगी, कौन करेंगे? महात्मा गांधी जी। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्लियरली कहा गांधी जी को, गांधी जी को ऑथराइज किया कि देखिए, आप एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं, और ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा। और इस तरीके से एक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। इसके बाद जो डेट आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो डेट है आपकी 8 अगस्त 1942। ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों 8 अगस्त इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज होता यह है कि एक कांग्रेस की मीटिंग होती बहुत बड़ी, बॉम्बे के अंदर। ग्वालियर टैंक है, याद रखिएगा, ग्वालियर नहीं, ग्वाला टैंक, बॉम्बे के अंदर एक एरिया है। वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे फर्स्ट प्रपोजल देते हैं। सेकंड प्रपोजल यहां पर देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इस रेजोल्यूशन के साथ ही एक बहुत बड़ा आंदोलन, या भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो के रूप में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत का डेट क्या है? 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। इसके बाद याद रखिएगा, गांधी जी यहां पर एक नारा देंगे। इस नारे का नाम था डू और डाई, करो या मरो का नारा। याद रखिएगा, करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया। मतलब सोच लीजिए कि भैया एग्रेशन वाला है, मतलब गांधी जी जैसा व्यक्ति करो या मरो वाली बात कर रहा है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी, वो मरो वाली बात कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात थी। अब मैं क्या कहता हूं, इतिहास पढ़ते समय हमेशा उस व्यक्ति के आइडियोलॉजी के बारे में सोचिए, उनके बारे में सोचिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अंग्रेजों ने ऐती कर दिया, करो या मरो का नारा यहां पर दिया गया। और यहां पर एक और नारा दिया गया, दैट इज द क्विट इंडिया। जो क्विट इंडिया स्लोगन दिया गया था ना, यूसुफ मेहराले के द्वारा दिया गया था। यूसुफ मेहराले कौन है? बम्बई के गवर्नर थे उस टाइम पर, ये मान के चल सकते हैं। तो ये यूसुफ मेहराले ने क्विट इंडिया, ये जो चीजें, ये स्लोगन है, ये यूसुफ मेहराले ने दिया। अब इसके बाद इस मूवमेंट की शुरुआत की जाती है पूरे भारत के अंदर। देखिए यहां पर क्लियरली इस मूवमेंट का केवल एक लक्ष्य था कि पूरे भारत के अंदर इमीडिएट ब्रिटिश
साम्राज्य का अंत किया जाए, कुछ भी करो, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत यहाँ पर करना है, कुछ भी हो जाए, हमको पूरा भारत फ्री चाहिए, हमको कोई डोमिनेंट स्टेटस अब नहीं चाहिए, हमको किसी भी तरह का कुछ नहीं चाहिए, हमको कंप्लीटली फ्री इंडिया चाहिए, कुछ भी करो, देश को हमारे आजाद करो, बात यहाँ पर खत्म होगी, फ्री हमारे देश को आजाद करो। इसके बाद द प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विथड्रॉल, के भैया ब्रिटिश सरकार बोल रही थी ना कि ठीक है आजादी के हम अभी जो वॉर अभी जो है चीजें जब आपको आजाद करेंगे, आजाद करने के बाद आपको हम लोग क्या करेंगे, एक डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। बोले नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और याद रखिएगा ये भारत का सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट यहां पर होता है। अब गांधी जी ने इस मूवमेंट को सही तरीके से आगे ले जाने के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, गांधी जी ने इस मूवमेंट को सही तरीके से आगे ले जाने के लिए समाज के हर सेक्शन को, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, समाज के हर सेक्शन को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर रखे थे कि देखो आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला कि देखिए आप रिजाइन मत करो, रिजाइन मत करो, अपनी नौकरी से रिजाइन मत करो, रिजाइन करोगे तो सैलरी का इशू आएगा, इससे अच्छा आप क्या करो, आप सरकार को बता दो कि आप कांग्रेस के साथ हैं, रिजाइन नहीं करना बट सरकार को पता होना चाहिए कि आप कांग्रेस के साथ हैं। दूसरा, सरकार गांधी जी ने स्टूडेंट्स को कहा क्लियरली कि साहब अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, मतलब पढ़ने लिखने में अच्छे हो, तो स्कूल छोड़ दो। अब बच्चे तो बैठे ही रहते थे, गांधी जी कब बोले स्कूल छोड़ दे, बच्चों ने तो सबने छोड़ ही दिया, नहीं अपने साथ भी होगा तो अपन छोड़ देंगे। सोल्जर्स को कहा कि देखो आर्मी मत छोड़ो, आर्मी छोड़ने की जरूरत नहीं है कि तुम आर्मी छोड़ दोगे, नहीं ये मत करो, आर्मी मत छोड़ो, आर्मी मत छोड़ो, बट हाँ एक काम करो, अगर आंदोलनकारियों पे अंग्रेज सरकार गोली चलाने को तुमको बोले, क्विट इंडिया मूवमेंट के जो आंदोलनकारी उन पे गोली चला, उन पे गोली मत चलाना, आर्मी नहीं छोड़ना है, उन पे गोली नहीं चलाना है। किसानों को बोला गया यहां पर कि अगर जमींदार एंटी गवर्नमेंट है, सरकार का साथ नहीं देता जमींदार, तो तुम जमींदार को रेंट दे दो, उसका साथ दो, बट अगर जमींदार सरकार का साथ देता है, मतलब अंग्रेजों के साथ है, उसको रेंट वेंट कुछ मत दो, कुछ मत करो उसको, और उसकी कोई बात मानो मत, सीधी बात है। यहां पर प्रिंसेस को कहा गया कि देखो, प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को कहा गया कि देखो भैया अपनी जनता का सपोर्ट करो, ठीक है, सपोर्ट करो जनता का। अब राजा महाराजाओं वाला दौर गया, अब कम से कम अपनी जनता का सपोर्ट करो सही तरीके से, जनता जो कह रही है उसकी बात मानो, ये आपको करना है। पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, माफ कीजिएगा, राजाओं को कहा और लोगों को कहा गया, प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को, सपोर्ट द रूरल, अपने राजा का सपोर्ट करो, अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ है तो, अगर तुम्हारा राजा सरकार के खिलाफ है तो उसका सपोर्ट करो, सरकार के खिलाफ नहीं तो उसके भी विरोध के अंदर आ जाओ। ये सारी चीजें इस मूवमेंट के अंदर कही गई, याद रखना ये स्लाइड बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि जैसे ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, 8 अगस्त को मूवमेंट शुरू होता है और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज सरकार सारे बड़े बड़े नेताओं को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल के पता नहीं कहां भेज देती, किस जेल में डाला किसी को नहीं पता। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर। सोचिए इस तरह से सरकार ने काम किया, सारे बड़े नेता कांग्रेस के भैया उनको जेल वेल में डाल दिया, कहां डाला किसी को कुछ नहीं पता, सारे टॉप कांग्रेस लीडर्स, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, सबको डाल दिया गया। अब क्या किया जाए, क्या सारी चीजें करनी। अब इसके बाद एक महिला का नाम आता है, इनका नाम याद रखिएगा, दैट इज अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो है, इन्होंने बोला नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस कमेटी का सेशन इन्होंने अगस्त 9 को लिया, उसी दिन लिया, और एक नेशनल फ्लैग होस्ट किया और बोला कि नहीं कुछ भी हो जाए, गांधी जी बोल के गए ना कि आंदोलन करना है मतलब करना, बापू ने बोला करना है मतलब करना, और इस आंदोलन को शुरू किया जाता है। अब यहां पर क्लियरली जो है बहुत सारी चीजें ऐसी की गई है जो इतनी खतरनाक थी, अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस को यह बोल दिया साहब कि अगर जो भी आदमी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का होगा या कांग्रेस का होगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908 के तहत उसको जेल में हम डाल देंगे, जेल में डाल देंगे साहब, सीधी बात बोली। कांग्रेस को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया, बोले कांग्रेस इनलीगल है, सब कोई ये अपना नहीं सकता। अब क्या होता है कि जब सारे बड़े बड़े लीडर जो हैं, जब वो सारे लीडर्स जेल के अंदर है, तो बहुत सेकंड लाइन ऑफ लेवल की, या कह सकते हैं कि जो सेकंड लेवल के लीडर्स थे, उन्होंने इस पूरे आंदोलन की कमांड संभाली। जैसे अरुणा आसफ अली याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया, बहुत इंपॉर्टेंट नेता राम मोहन लोहिया का, मनोहर लोहिया जी का नाम कभी बताऊंगा इनके बारे में। उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजू पटनायक जी बड़ा इंपॉर्टेंट नेता है, श्वेता कृपनाली, जयप्रकाश नारायण, इन सब ने कमांड संभाली। अब एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर काफी आता है, ये चित्तू पांडे जी। चित्तू पांडे जी कहां पर है, देखो बलिया के अंदर इन्होंने अपनी खुद की सरकार बना ली थी। जी हाँ, बलिया बिहार के अंदर, बलिया वालों, बिहार वालों, बिल्कुल खुश होने की बात है। बलिया के अंदर चित्तू पांडे जी ने क्या करा, इन्होंने बोला अंग्रेज सरकार को भगा दिया वहां से और अपनी खुद की सरकार बना ली, बोले आज से यहां पर भारत की सरकार है। इतनी बड़ी बात है, बहुत महान नेता थे चित्तू पांडे जी, तो इनका नाम याद रखना बेटा, बलिया से थे। अब ये सारी चीजें यहां पर की जा रही। अब कुछ चीजें ऐसी थी जो कि ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी, क्यों ठीक नहीं थी, बिकॉज देखो कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा साथ नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ना तो मुस्लिम लीग ने हमारा साथ किया, साथ दिया, इसने भी इस मूवमेंट को अपोज किया, और ना ही हिंदू महासभा ने हमारा साथ दिया। हिंदू महासभा याद रखिएगा 1915 के अंदर इसकी स्थापना की गई, और स्थापना करने वाले फाउंडर कौन है, मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना करी थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा, और वीडी सावरकर जी भी हिंदू महासभा के ही कहीं ना कहीं लीडर थे, उनका नाम याद रखिएगा बेटा। वीडी सावरकर जी जो है वो भी कहीं ना कहीं हिंदू महासभा के ही लीडर थे, इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है।
तो याद रखना कि साहब ना मुस्लिम लीग ने साथ दिया, हिंदू महासभा ने साथ दिया। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करें, देखो प्रिंसली स्टेट्स में कुछ स्टेट साथ दे थी, कुछ ने साथ नहीं दिया था, बट एक स्टेट का नाम आता है जूनागढ़। क्या नाम है? जूनागढ़। इसने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। ये PYQ है एनडीए का। कि किस स्टेट ने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर साथ नहीं दिया था? देखो जूनागढ़ ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं किया था। आगे हम बात करें उषा मेहता, गांधी जी एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ द इंडिया। शी देखो रेडियो, कांग्रेस रेडियो नाम से एक रेडियो ऑर्गेनाइज किया, किसने? उषा मेहता जी ने। अब इन्होंने क्या करा साहब, इन्होंने गांधी जी के आइडियाज को पूरे भारत में प्रचार करना शुरू किया रेडियो के द्वारा, कि देखो गांधी जी को जेल में डाल दिया पर हमको ये चीजें करनी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर की जा रही है। अब याद रखिएगा, तकरीबन 7,000 लोगों को सरकार ने मारा है, जो छोटी मोटी बात नहीं होती है। 7,000 लोगों को तकरीबन सरकार ने मार दिया, 7,000। ना कम्युनिस्ट पार्टी ने साथ दिया, ना हिंदू महासभा ने साथ दिया, ना यहाँ पर सरकार का, यहाँ पर इस आंदोलन का साथ दिया मुस्लिम लीग ने। 7,000 लोगों को मार दिया। सोचो सरकार ने 7,000 लोगों को मार दिया गया, तो सोचो अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, ये मोमेंट के बारे में बात करना। अब फरवरी 1943 में गांधी जी ने भूख हड़ताल अपना ली। बोले भैया आप जो वायलेशन कर रहे हो, इतना वायलेट कर रहे हो आप चीजों को, इसके अलावा आप जो इतना वायलेंस फैला रहे हो, आप 7,000 लोगों को मार रहे हो, हमारा मूवमेंट तो अहिंसा वाला है और आपने हिंसा फैला रहे हो। गांधी जी ने इस बात को करते हुए, याद रखिएगा, फरवरी 1943 के अंदर गांधी जी ने क्लियर तरीके से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी। बोले भैया मैं तो खाना नहीं खा रहा, तुमको जो करना है कर लो। ये चीजें यहाँ पर होती है। और इस तरीके से 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे मना दी। याद रखना था, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इस समय पर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया कि चलो गांधी जी जो हैं, गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, मूवमेंट चल रहा है, हम साथ नहीं देंगे। और मुस्लिम लीग को लग रहा है डर कि यार ये इतना बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं, तो भारत तो आजाद हो जाएगा, हमारा क्या होगा, हमको भी तो अपना देश चाहिए। तो इन्होंने बोला कि चलो अपने काम करते हैं, अपन पाकिस्तान डे मना लेते हैं, पाकिस्तान डे ही मना लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अपन पाकिस्तान डे मना लेंगे। और इस तरीके से 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करा। बोले आज से पाकिस्तान एक राष्ट्र होगा और पाकिस्तान डे हम सिंबॉलिकली जो है वो हम लोग मनाना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद 1943 से 1944 तक बहुत बुरा अकाल आता है और इस मूवमेंट को एक नया मोड़ नहीं मिल पाता। याद रखना, बिकॉज अकाल इतना बड़ा था कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो ये चीजें जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो किस तरीके से लोगों ने हमारा साथ दिया ही नहीं। अब दो ऐसी महिलाएं इस मूवमेंट के अंदर रही जो कि एनडीए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप सबको जानना भी जरूरी है कि इन महिलाओं ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। पहले थी कनकलता बरुआ जी। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि आसाम के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है गोपुर। गोपुर का जो पुलिस स्टेशन है उसके आगे ये झंडा लेके जा रही थी। मात्र 17 साल इनकी उम्र थी और सितंबर 20 1942 को अंग्रेज सरकार इनको गोली मार देगी। जी हाँ, ब्रिटिश सोल्जर्स ने इनको गोली मार दी। सोचिए, गोली मार दी। ऐसी एक महिला और है। ये महिला, इनकी उम्र तो काफी ज्यादा, 73 ईयर्स की थी। इनका नाम था मतंगिनी हजरा। याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल के अंदर तामलुक पुलिस स्टेशन के सामने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और अंग्रेज सरकार ने वहां पर इनको गोली मार दी। तो देखिए ऐसी महिलाएं भी देश के अंदर रही जिनसे अंग्रेज सरकार नफरत करती थी। सोचिए महिलाओं की गलती यहां पर क्या थी। हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और आप सीधा गोली मार देते हैं। ये चीजें भारत के अंदर की गई इस पूरे आंदोलन के दौरान। तो याद रखना, ये आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट फेमाइन के बाद आप जोर को पकड़ नहीं पाए, बिकॉज फेमाइन के बाद चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती, लोगों का ध्यान कहीं और लगना शुरू हो जाता। और गांधी जी भी नहीं चाहते थे, ऑलरेडी इतने लोग मर चुके हैं, सरकार ऐसे काम कर रही है, अब क्या किया जाए। बट अभी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, बिकॉज लोगों के अंदर एक जोश है कि नहीं अब हमको कुछ करना है। अभी कोई एक स्लाइड है बेटा, इसको याद रखिएगा, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है कि किसने किसको क्या कहा था इन पूरे आंदोलन के दौरान। हम देखेंगे आजादी की इस पूरी लड़ाई में, जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी जी को कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोट कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को, महात्मा का जो टाइटल दिया वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। राष्ट्रपिता कह के गांधी जी को बुलाया था सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ने। पर पहली बात करी थी किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता, पिता कह के बुलाया था, याद रखिएगा। इसके बाद गांधी जी को बापू भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। और सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल लिया था बारदोली की महिलाओं ने। याद रखिएगा। अब जो हमारे स्वामी विवेकानंद, उनका रियल नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, उनका रियल जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। उनको जो नाम दिया था स्वामी विवेकानंद जी दिया था खेतड़ी के महाराज ने। और याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था गांधी जी ने। सोचिए, गांधी जी ने उनको कायदे आजम कहा था। एक बात और यहाँ पर है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह के हिटलर ने बुलाया था। हाँ जी, हिटलर ने बोला था उनको नेताजी। देखो छोटी छोटी बेसिक बातें, थोड़ी सी चीजें आप याद रखिएगा। अब देखो ये सारी चीजें चल रही है, अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी खराब होना शुरू हो जाती है। पर चीजें अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हो रही कि देखो देश को तो आजाद करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हम यहाँ पर करना पड़ेगा। अब क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी बीच जो है पाकिस्तान बिल्कुल मान नहीं रहा। पाकिस्तान की डिमांड जो है मोहम्मद अली जिन्ना करते जा रहे हैं
कि भैया पाकिस्तान हमको चाहिए, पाकिस्तान हमको चाहिए, कुछ भी करिए पाकिस्तान हमको चाहिए। और अंग्रेज सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि यार हमको आजादी दो, आप हमको आप आजादी दो, इतना समय हो गया, इतने बड़ा आंदोलन हो गया, 1944 हो गया है, अब हमको आजादी चाहिए, बिकॉज हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में साथ दिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर साथ दिया, आप हमको आजादी दो। अब अंग्रेज सरकार एक बहाना करती है, अंग्रेज सरकार कहती है कि देखो हम आपको आजादी तो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आजाद करने में हमको कोई समस्या नहीं है आपको, पर समस्या है कि आप और मुस्लिम लीग, आप दोनों के विचार ही अलग अलग है। मुस्लिम लीग कहता है कि एक तरफ कि हमको एक दूसरा देश चाहिए, तो और आप लोग कहते हो कि आपको एक दूसरा देश चाहिए, और हम जो है भारत को ही आजाद कर सकते हैं, इंडिया को आजाद कर सकते हैं। हम अगर आपको आजाद करें तो मुस्लिम लीग की बात हम नहीं मानेंगे, बिकॉज मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चाहता है। तो आप सबसे पहले आपके जो इंटरनल क्लेशेस हैं मुस्लिम लीग के साथ, उसको आप सॉल्व करो, और उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम आपको आजाद कर देंगे। अच्छा चलिए, ये बात बोली। अब इसी को लेकर हमारे एक बहुत बड़े नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का जो कह सकते हैं कि जो इशू है, इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यहां पर एक प्लान देते, इसे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा जाता है, याद रखिएगा। और सितंबर 1944 के अंदर फॉर्मूला देते हैं। देखो ये कहते हैं, देखो एक काम करते हैं, इन्होंने कहा कि देखो हम एक काम करते हैं कि ये जो वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड यहाँ पर चल रहा है, 1939 से शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो ये कहते हैं कि साहब एक काम करते हैं कि अंग्रेज सरकार अपने को जो भी बोल रही है अपन इनकी बात मान लेते हैं, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर सेकंड, वैसे ही अपन क्या करेंगे, वॉर खत्म होने के बाद जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ईस्ट हो गया, ये जो एरिया है, ये आसाम वाला एरिया हो गया, बांग्लादेश वाला एरिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले के बारे में बात करें, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला जो एरिया है, उस एरिया के अंदर उन्होंने बोला कि अपन एक काम करेंगे, अपन प्लीबिसाइड करवा देंगे। प्लीबिसाइड का मतलब क्या होता है कि वहीं के लोग वोट देकर चूज कर लेंगे कि उनको इंडिया के अंदर जाना है कि पाकिस्तान के अंदर जाना। सीधी सी बात है ना। अरे भैया अगर अपन बात करें कि साहब मान लो ये पाकिस्तान वाला एरिया, कि भैया ये बांग्लादेश वाला एरिया, ये एरिया है बांग्लादेश का, ये पाकिस्तान का एरिया, तो यहाँ पर लोग रहते हैं, यहीं के लोग क्या, इन्हीं लोगों से अपन वोट करवा देंगे। इसको वोट देने को कहा जाता है यहाँ पर प्लेबिसाइड। याद रखिएगा कि वहीं के लोग चुनेंगे कि इनको इंडिया के अंदर जाना है कि पाकिस्तान के अंदर जाना है। बोले अपन पहले ये काम करवा लेंगे वॉर के बाद। दूसरी बात ये कहते हैं कि देखो उसके बाद हम ये काम करेंगे कि इन केस एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन की, अगर मान लो, अगर अभी तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पाकिस्तान का विभाजन कर देंगे, बट अगर पार्टीशन हो भी गया, पाकिस्तान का विभाजन हो भी गया, तो हम एक काम करेंगे, भाई एग्रीमेंट साइन करेंगे। एग्रीमेंट साइन करके हम ये बोलेंगे कि साहब डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन हमारा ज्वाइंट होगा, मतलब हम सबकी आर्मी एक होगी, हम दोनों देशों की आर्मी एक होगी, हम दोनों देशों का कॉमर्स कम्युनिकेशन एक होगा, और आपस में हम ताकि लड़ेंगे नहीं, कि हमारी आर्मी एक ही होगी, हम अलग अलग आर्मी नहीं रखेंगे। अच्छा बोला ठीक है। अब ये जो चीजें थी, ये चीजों के बाद यहां पर ये बोला कि ये चीज हम केवल तब करेंगे जब ब्रिटिश सरकार हमको पूरा पावर दे देगी, पूरी तरीके से आजाद कर देगी, ये चीज हम तब करेंगे। अब इस चीज को लेकर सीधी सी बात है, ना तो मुस्लिम लीग एग्री थी, ना ही कांग्रेस यहां पर एग्री थी। बोला नहीं साहब ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला नहीं साहब डिफेंस तो हमारी होगा, हम आपके डिफेंस के साथ हम शेयर क्यों करें, फाइनेंस भी हमारा होगा। तो इस चीजों के ऊपर ये जो फार्मूला है फेल हो जाएगा। याद रखना छोटी सी बात थी। अब यहां पर टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब इसी टेंशन के बीच लॉर्ड वेवेल जो है, जो उस समय भारत के वायसराय थे, याद रखिएगा, ये जाते हैं लंदन। लंदन जाके वहां पर जाके बातचीत करते कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, लॉर्ड वेवेल के ऊपर बड़ा प्रेशर है। अब लॉर्ड वेवेल क्या है, 25 जून 1945 को मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सबसे बड़े बड़े 21 नेताओं को शिमला के अंदर बुलाते हैं और उनके सामने अपना एक प्लान रखते हैं। याद रखिएगा, अब सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले के बाद तो आएगा वेवेल प्लान। वेवेल प्लान क्या, लॉर्ड वेवेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वायसराय है, आर्मी के अंदर भी सर्व कर चुके हैं। इनके ऊपर प्रेशर है कि कुछ भी करके भैया इन दोनों का मुद्दा सुलझाओ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। हम मुद्दा सुलझाने के लिए क्या करेंगे, बोले चलो शिमला के अंदर बात करेंगे शांति से। और इस शिमला के अंदर 25 जून 1945 को एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाएगा। याद रखना, वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस एक ही है। इसमें 21 लोगों को बुलाया जाता है। कांग्रेस के बड़े लोग थे, गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, मुस्लिम लीग के जिन्ना, और 2-3 लोग यहाँ पर और आते हैं। अब इन दोनों के सामने एक प्लान प्रेजेंट करते हैं। ये प्लान के अंदर क्या कहते हैं, देखो प्लान प्रेजेंट करते हैं कि देखो एक काम करेंगे, आजादी वॉर के बाद हम आपको आजाद कर देंगे, पर आजाद करने के बाद आपको कंप्लीट फ्रीडम हम नहीं देंगे। सीधी सी बात है, हम आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस। क्या देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या देंगे, आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस। बोला अच्छा डोमिनियन स्टेटस दोगे, अच्छा। बोले उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद इसने बोला कि देखो एक काम करेंगे सर, ये जो गवर्नर जनरल हमारे जो वायसराय होते हैं, वायसराय जो कि भारत के अंदर प्रेसिडेंट की तरह, उसी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जैसे आज नहीं होता कि प्रधानमंत्री उसकी कैबिनेट के अंदर कई सारे मंत्री होते हैं, वैसे वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। तो यहां पर उन्होंने कहा कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का नंबर अपन कर देंगे 14। 14 में से 7 मेंबर्स यहां पर होंगे कांग्रेस के और 7 मेंबर्स यहां पर होंगे मुस्लिम लीग के। ठीक है, ये बोला उन्होंने। और उन्होंने बोला कि देखो जो कांग्रेस के मेंबर होंगे, मुस्लिम लीग के मेंबर्स होंगे, यहां पर अपन डिप्रेस क्लासेस को और सिख को भी अलग से सीट्स अपन दे देंगे। ये बोला। और बोला इसके अलावा वायसराय और जो आर्मी का कमांडर इन चीफ होगा, वो तो भैया ब्रिटेन का ही होगा, अपन ये कर लेते हैं।
अब यहां पर इस बात को लेकर उन्होंने प्लान रखा कि आप ये कर लेंगे, चलो इसको अगर कर लिया तो आप भी खुश, हम भी खुश, मुस्लिम लीग भी खुश, कांग्रेस भी खुश, के साथ आपके साथ हमारे। अब इस बात को लेकर भैया फिर दुखी हो गए, बोले ऐसा थोड़ी होगा, साथ साथ हमारे। कांग्रेस ने बोला हम तो इसको मान ही नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? बिकॉज कांग्रेस ने बोला कि देखिए अब हमको चाहिए आजादी, आप ये डोमिनेंट स्टेटस वाली बात ही मत करो, हमको तो आजादी चाहिए। तो ये प्लान फेल हो गया। और मुस्लिम लीग ने क्या बोला पता है? मोहम्मद अली जिन्ना बोलता है कि नहीं, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, बोले भारत के अंदर रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग ही करेगी, मतलब कांग्रेस नहीं कर सकती। तो कांग्रेस के जो 7 लोग हैं वो भारत के हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन करें, भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन भी हम करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन भी हम ही करने वाले। और यहां पर दूसरे नेशन के बारे में बात नहीं कर रहे लॉर्ड वेवल की पाकिस्तान जैसा कोई नेशन बनाया जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने भी इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। याद रखिएगा वेवल प्लान ने था, क्लियरली बता दिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल को यहाँ पर करने की बात करी, हिंदू मुस्लिम की सीट इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे कांग्रेस के साथ हिंदू और मुस्लिम की सीट इक्वल हो जाएगी, कि डिफेंस के अलावा सारा पावर जो है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को दे दिया जाएगा जो इंडियंस होंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर कहा। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर हुई, बट ये वेवल प्लान भी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। याद रखना प्लान भी क्लियरली फेल हो गया। बिकॉज क्यों? यहाँ पर वेवल क्या बोल रहे हैं कि साहब हिंदू की 7 सीट मुस्लिम की 7 सीट कर देंगे, है ना, उसमें डिप्रेस क्लास भी ले लेंगे, उसमें सिख भी हो जाएंगे। अब ये चीजें कोई बहुत कंफ्यूजिंग यहाँ पर लग रही थी। अब ये बात जब हुई कि वेवल प्लान फेल हो गया तो सब लॉर्ड वेवल के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, बोले यार इनको भेजो वापस। लॉर्ड वेवल के ऊपर प्रेशर था और इनको लगभग अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ा। इसी बीच हम देखते हैं कुछ समय बाद कि साहब ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वॉर जीत गया ना, 1945 के अंदर ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर जीत जाता है। अब ब्रिटेन के अंदर एक नई पार्टी की सरकार बनती है और ये पार्टी थी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। याद रखिएगा इनका नाम क्लेमेंट एटली, हमने पढ़ा था इनके बारे में। अब इनके दिमाग में कि नहीं यार अब तो भारत को आजाद करने पड़ेगा, बिकॉज इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ही हैज लॉट्स ऑफ प्रेशर कि नहीं करना ही पड़ेगा भारत को आजाद। दूसरी कंट्रीज भी प्रेशर डाल रही है कि भैया अब आप वर्ल्ड वॉर सेकंड जीत गए हो, अब तो भारत को आजाद करना पड़ेगा आपको, आपने बहुत यूज कर लिया, बिकॉज अब चीजें चेंज हो रही है, भारत में डेमोक्रेसी लाके आनी पड़ेगी आपको। अब ये भारत को आजाद करने के लिए एक मिशन भारत के अंदर भेजेंगे जिसे अपन कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जानते हैं। समर गर्मियों में 1946 की गर्मियों में 3 मेंबर्स को भारत के अंदर भेजा जाएगा इस मिशन के। 3 मेंबर्स कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट थे पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, दूसरे सर स्टुअर्ट क्रिप्स, याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड ये थे, और है इसके बाद एवी अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। याद रखिएगा ये 3 लोगों को भेजा जाएगा। पोस्ट याद रखना मत रखना, बट इनके नाम याद रखिएगा। अब इनको बोला कि आप जाओ और भारत के अंदर जाके मुस्लिम लीग कांग्रेस इनसे बात करो और बोलो कि आपको आजाद हमको करना है। अब यहां पर ये तय किया जाता है, क्लेमेंट एटली क्लियरली कहते हैं कि भारत को अपने को आजाद करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब यहां पर गांधी जी से ये कैबिनेट मिशन मिलता है। अब देखो ये पैथिक लॉरेंस भाई साहब और ये गांधी जी का पिक्चर बड़ा फेमस है। क्यों? नोट पे गांधी जी का ही पिक्चर है, भारत के हर नोट पे गांधी जी का ही वाला पिक्चर है, तो इसलिए पिक्चर काफी फेमस है। अब क्लेमेंट एटली गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को अपना प्लान बताते हैं। प्लान क्या है? देखो 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। ये मिशन 3 रिकमेंडेशंस देता है। पहला होगी प्रोविंशियल ग्रुपिंग की, बताऊंगा मैं क्या होता है। दूसरा होता है प्रिंसली स्टेट्स की, और तीसरी बात करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। याद रखना तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझ में आ जाएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन, एग्जाम के अंदर कई बार आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? याद रखना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट मिशन है। तो याद रखिएगा ये जो प्लान दिया है कैबिनेट मिशन, इसको 3 पॉइंट्स में हम डिवाइड करेंगे और तीनों में से क्या क्या बातें कांग्रेस ने मानी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए पहला कैबिनेट मिशन ने कहा, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत सही तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो क्या मजा नहीं आएगा फिर। देखो कैबिनेट मिशन ने कहा सबसे पहली बात, अपन प्रोविंशियल ग्रुपिंग कर देंगे। प्रोविंशियल ग्रुपिंग क्या? अंग्रेजों ने हमारे देश को कई सारे प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड करके रखा था। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बारे में बात करें, या हम सिंध के बारे में बात करें, तो इसने बोला अंग्रेजों ने कि साहब हम क्या करेंगे कि हमारे देश के जो प्रोविंसेस हैं उन प्रोविंसेस को हम 3 पार्ट्स डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक होगा पार्ट ए में ये सारे प्रोविंसेस ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी के अंदर ये वाले प्रोविंसेस आ जाएंगे, ये हो गया वाला, ये प्रोविंसेस आ जाएंगे, और पार्ट सी में ये वाले प्रोविंसेस आ जाएंगे। मतलब पूरे भारत को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाएगा और इन प्रोविंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। इसमें आपको ध्यान से देखिएगा, सेक्शन ए के अंदर, पार्ट ए के अंदर जो प्रोविंसेस है वहां पर हिंदू मेजोरिटी है, देखो ये हिंदू मेजोरिटी वाले प्रोविंस है। और पार्ट बी और सी में जो प्रोविंसेस थे वो सारे मुस्लिम मेजोरिटी वाले प्रोविंस है। डिवाइड करा पहले इन्होंने, दिमाग देखना है इनका। फिर इन्होंने क्या बोला कि हर प्रोविंस के पास अधिकार होगा कि वो अपना अपना संविधान बना ले। भारत का एक संविधान की बात बाद में करी, क्या बोला? पहले हर प्रोविंस के पास अधिकार होगा कि वो अपना अपना एक संविधान बना ले। मतलब सिंध के पास अधिकार है कि वो अपना एक संविधान बना ले। यहां पर अगर हम बात करें, मुंबई के पास अधिकार है कि वो अपना एक संविधान बना ले। सेंट्रल प्रोविंस के पास अधिकार है कि वो अपना एक संविधान बना ले। तो पहले सारे प्रोविंस अपना अपना संविधान बनाएंगे, ठीक है। सारे प्रोविंस ने बना लिया अपना अपना संविधान, और सारे प्रोविंस अपने आप को फिर एक ग्रुप में कर लेंगे और फिर अपने अपने ग्रुप का संविधान बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि सेक्शन ए के सारे प्रोविंस ने अपना अपना संविधान बना लिया, उसके बाद ये सारे प्रोविंस मिलकर अपने ग्रुप का संविधान बनाएंगे, मतलब पार्ट ए सेक्शन ए का संविधान बना दिया। और उसके बाद ये सारे तीनों सेक्शन मिलके, सेक्शन ए, बी और सी, तीनों मिलके भारत का संविधान बनाएंगे।
मतलब भारत का संविधान बनाने के लिए पहले ग्रुप्स अपना अपना संविधान बनाएंगे और उसके बाद ये तीनों ग्रुप मिलकर भारत का संविधान बनाएंगे। सीधी बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था यार, लड़ाई हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं था। ये चीज पहले इन्होंने करी। अब दूसरी बात इन्होंने करी कि जो प्रिंसली स्टेट्स है भैया, हमारे भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो प्रिंसली स्टेट्स जो है हमारे देश में, उसके पहले याद रखिएगा कि प्रिंसली स्टेट्स के पास ये अधिकार होगा कि भैया या तो वो भारत को ज्वाइन करें, ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान की तो बात यहां पर करी नहीं पेवेल प्लान के अंदर कि पाकिस्तान से कोई देश होगा। इन्होंने बोला या तो भारत को ज्वाइन करे या फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही रहने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम तो ब्रिटिशर्स के अंडर रहना चाहते हैं, हमको भारत के साथ नहीं जाना, ये वो करें। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये था बेटा, इसमें सेंटर बड़ा 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 कमजोर था। बिकॉज सेंट्रल का संविधान कौन बना रहे, देश का संविधान बना रहे सारे प्रोविंसेस मिलके, तो सेंट्रल इसमें बड़ा कमजोर था। ये था कि यूनियन जो सेंटर है वो केवल फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कानून बना सकता है, बाकी सारे कानून बनाने का अधिकार जो है वो हर प्रोविंस के पास अपना होगा। मतलब साहब ये आज के इस तरह का कि आज का एमपी यूपी जो है वो अपने हिसाब से अपना इंटरनेशनल लॉ बना सकता है, एमपी जो है अपने हिसाब से अपने फाइनेंसेस को डील कर सकता है, यूपी अपने हिसाब से अपना डिफेंस बना सकता है। ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब डिवाइड करने की कोशिश इस प्लान के अंदर अपने को की गई। तो देखो इस तरह की बातें इन लोगों ने यहां पर करी। अब क्लियरली बात है, इन्होंने जब ये बात कही तो बहुत सारे लोगों ने इसको नकार दिया। मुस्लिम लीग ने भी बोला कि नहीं भैया कैसी बात आप कर रहे हैं चीजें, बट कुछ चीजें इसमें अलग भी थी। कैसी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहां पर क्या हुआ, इसमें इस प्लान के अंदर पहली बात ये भी कही कि साहब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया था पॉलिटी के अंदर, पावर को ट्रांसफर करने के लिए यहां पर का, और बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया होगा बट एक वीक सेंटर के साथ। याद रखने इसमें सेंटर बड़ा वीक था, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर दी है कि वीक सेंटर है, सेंटर बहुत वीक है। प्रोविंसेस को स्ट्रांग बना दिया गया बिकॉज सारे प्रोविंसेस मिलके सेंट्रल का ही कानून बना रहे थे, तो सेंट्रल इसके अंदर बड़ा वीक था, बहुत वीक सेंट्रल के बारे में बात की गई। नेक्स्ट इसमें क्या किया गया कि भैया 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे बताया था मैंने। ग्रुप ए के अंदर रखा है, इसमें देखो यूपी, सीपी, बम्बे, बिहार, उड़ीसा और मद्रास। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस। अब देखो ये सारे हिंदू मेजोरिटी है। ग्रुप बी में रखा सिंध, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एंड बलूचिस्तान को, ये भी मुस्लिम मेजोरिटी है। और ग्रुप सी में रख दिया बंगाल एंड आसाम को, भी मुस्लिम मेजोरिटी था। क्लियरली चीजें यहां पर की गई थी, ये चीज क्लियर थी। और क्लियरली क्या बोला कि भैया अब सबका अलग अलग संविधान होगा हर प्रोविंसेस का, और ये तीनों प्रोविंसेस मिलकर फिर भारत का संविधान बना देंगे। मतलब सेंट्रल को तो बिल्कुल वीक कर दिया यहां पर। अब यहां पर पाकिस्तान की डिमांड को इस वेवेल प्लान में रिजेक्ट कर दिया गया था, याद रखिएगा, पूरा रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको अलग प्रोविंस दे रहे ना। पाकिस्तान की डिमांड को पूरी तरीके से यहां पर रिजेक्ट कर लिया, और इसलिए इसे कई बार स्टेट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा वेवेल प्लान कैबिनेट मिशन को कई बार स्टेट पेपर के नाम से भी जाना जाएगा, बट इसमें याद रखना इसमें पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सब जब पाकिस्तान की डिमांड को ही यहां पर प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट कर दिया, तो कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया इस चीज को। पर आप सोचिए मुस्लिम लीग ने प्लान एक्सेप्ट कर लिया था। क्यों? मुस्लिम लीग को लगा कि अच्छा ऐसा है, हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी तो आ गया ना, बाद में भारत से अलग हो जाएंगे हम, हमारे पास तो अधिकार है। ये चीज यहां पर की गई थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसमें प्रोविंसेस बहुत स्ट्रांग बने और सेंट्रल को बहुत ज्यादा वीक कर दिया। अब ये प्लान भी क्या है साहब, इस प्लान में केवल एक बात हमने मानी, और वो थी हमारी भारत का संविधान सभा को बनाने की। याद रखिएगा, आपको सवाल आता है तो मैंने बताया था कि भारत की संविधान सभा किस प्लान के बाद बनी, किस प्लान के कहने पर बनी, तो याद रखना कैबिनेट मिशन के प्लान के ऊपर हम लोगों ने संविधान सभा का निर्माण किया था। तो देखो संविधान सभा वाली बात हमने मान ली, बाकी चीजें मान ली, बट बाकी जो डिमांड्स थे उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब अभी भी टेंशन है कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, बिकॉज टेंशन बहुत ज्यादा है। अब इस प्लान को रिजेक्ट करने के बाद पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना ये बहुत गुस्सा है, बोले यार कांग्रेस ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, हमारा प्लान फेल हो गया। पाकिस्तान तो पहले ही मिल नहीं रहा था, अब एटलीस्ट इस प्लान को अगर एक्सेप्ट कर लेते तो हमारे पास आगे जाके चांस होता कि हम लोग पाकिस्तान को बना पाते। अब जैसे ही प्लान रिजेक्ट किया गया, मुस्लिम लीग बिल्कुल भड़क गई और एक ऐसा कदम उठाएंगे जो भारत के इतिहास में सबसे शर्मनाक कदम था, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा उठाया गया। याद रखना ये वो सारे एरियाज जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, जहां पर मुस्लिम लीग अपने आप को पाकिस्तान में डिवाइड करना चाहता था, वहां पर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। सोचिएगा कितना खतरनाक चीज थी। इसमें जिन्ना ने क्या चीज कही, शायद आप जानकर हैरान हो जाओगे। जिन्ना ने कहा एदर अ डिवाइड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया, कि या तो भारत को डिवाइड करो या भारत को हम तबाह कर देंगे। तबाह कैसे करेंगे? हिंदुओं को मार के। जी हाँ, ये चीज भारत के अंदर हुई और तकरीबन आप देखेंगे 6000 हिंदूस को मारा गया, कई मुसलमानों की भी मृत्यु यहां पर हुई। कहां पर? कलकत्ता की गलियों में। कलकत्ता की गलियां खून से बह गई थी। कलकत्ता बंगाल वाला एरिया खून से बह गया, वो पूरा एरिया कलकत्ता के अंदर। बंगाल में जो इस तरीके का नरसंहार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, उसे आज तक नहीं भुलाया जा सकता, बिकॉज ये चाहते कि साहब हमको 6 प्रोविंस चाहिए और इन 6 प्रोविंसेस को मिला के हम बनाएंगे पाकिस्तान। अब देखो गांधी जी के ऊपर भी असर पड़ रहा है कि ये चीज गलत है। इतनी ज्यादा हिंसा, इतनी ज्यादा हिंसा, बिकॉज अब तो पाकिस्तान इनको दे ही देते हैं, क्या ही करेंगे। इस हिंसा के बाद गांधी जी तो उड़ के बोले यार ये बहुत गलत है। तो याद रखना 27 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने क्लियरली कहा कि साहब हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, और कुछ भी हो जाए। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। और 16 अगस्त 1946 को फिर इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया कलकत्ता बंगाल के अंदर। अब इसके बाद
ये तय कर दिया गया कि नहीं, अब चीजें बिल्कुल सर से ऊपर निकल चुकी है, अब भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। गांधी जी भी परेशान हो गए, बोले ठीक है पाकिस्तान को बना दिया जाए, कोई इशू नहीं है। और यहां पर सरकार को भी कहा गया कि देखो आप भारत को जल्दी से आजाद करो, बिकॉज कंडीशंस बड़ी खराब हो रही है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, दंगे भड़क जाएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्लेमेंट एटली के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर है। अब क्लेमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन से एक स्टेटमेंट देते, बोले भारत को छोड़ के ब्रिटिश राज चला जाएगा 3 जून 1948 से पहले पहले। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्या बोला इन्होंने कि 3 जून 1948 से पहले पहले भारत को आजाद कर देगा ब्रिटेन, किसी भी कीमत पर आजाद कर दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर आजाद कर दिया जाएगा। इसके लिए भेजा गया एक ऐसे आदमी को जो ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक बहुत बड़ा अधिकारी था। इसका परिवार जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और ब्रिटिश रॉयल नेवी का कॉमोडोर ये रह चुका था, बहुत बड़ा अधिकारी, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। इसको वायसराय बना के भेजा जाता है। याद रखिए, लॉर्ड वेवले को बुला लिया गया बिकॉज इनसे कुछ हो नहीं रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन को यहां पर भेजा जाएगा। माउंटबेटन को बोला गया कि जाकर आप भारत के अंदर इनसे बात करो, भारत के अंदर बात करो कि क्या चाहते, कुछ भी करके पाकिस्तान की डिमांड है, बिकॉज गांधी जी भी मान गए कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, भारत पाकिस्तान दो देश बनाओ और कुछ भी करके भारत को आजाद करके आओ। इनको क्लियरली टास्क दिया क्लेमेंट एटली ने कि देखो अब सब आपके ऊपर ही। किसको दिया जा रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन को यह चीज दी जा रही है। अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि भैया भारत को आजाद करना। माउंटबेटन क्या है, इनको थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी बड़े प्यार से बात करी कि देखो यार अब तो पाकिस्तान मिल जाएगा, बातचीत करो। गांधी जी से भी बहुत बढ़िया तरीके से बात करी, नेहरू जी से तो बहुत बढ़िया तरीके से बात करी थी। कई सारी चीजें जिसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान भी कहा जाएगा, बिकॉज 3 जून 1947 को यह प्लान रखा जाता है भारत के सामने या इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने। याद रखिएगा, इन्होंने क्लियरली कहा, बहुत आसानी से समझिएगा, इन्होंने क्लियरली कहा कि भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। क्या बोला? भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जो प्रोविंसेस हैं उन प्रोविंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें कि बांग्लादेश वाला जो एरिया था हमारा, याद रखिएगा, ईस्ट वाला जो हमारा एरिया है, ईस्ट बांग्लादेश वाला, उसके हिस्से को डिवाइड किया जाएगा। और इसके बाद वेस्ट वाले एरिया को भी, हमारा जो पंजाब वाला एरिया है, इसको भी डिवाइड किया जाएगा और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान के अंदर जाएगा। पहली बात इसने बोली क्या कि पाकिस्तान 2 कंट्रीज बनेगी, इंडिया और पाकिस्तान। बट इसमें भी एक बात ये गहराई से बोल रहा है क्या कि जो आपका बांग्लादेश वाला, बंगाल वाला एरिया है, याद रखिएगा, जो ईस्ट एरिया है आपका बंगाल वाला, उस बंगाल का ईस्ट वाला एरिया जो है वो मिलेगा पाकिस्तान को। और पंजाब का जो वेस्ट वाला एरिया है, वेस्ट पंजाब, वो भी दिया जाएगा पाकिस्तान को। मतलब सब 2 नेशन तो बनेंगे, पर भारत के बंगाल का कुछ एरिया भी पाकिस्तान को दिया जाएगा और भारत के पंजाब का कुछ एरिया भी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। और बाउंड्रीज को अलग अलग करने के लिए एक कमीशन की स्थापना की जाएगी सर रेडक्लिफ के द्वारा। और इस रेडक्लिफ कमीशन के अनुशंसा के आधार पर ही आप देखेंगे बाउंड्रीज को डिवाइड किया गया। दूसरी बात उसने बोली कि देखिए, भारत और पाकिस्तान 2 नेशंस बनाए जाएंगे, उसके अलावा हम एक ऐसी चीज करने वाले जो भारत के अंदर, या जो करना शायद ठीक नहीं था, इसने बोला क्लियरली, इसने बोला कि 2 एरिया बलूचिस्तान, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 2 एरिया जो है, एक थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये वाला जो एरिया है, और दूसरा है आसाम का सिलहट वाला एरिया। ये एरिया याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए ने पूछा है। आसाम का सिलहट वाला एरिया, यहां पर हम करवाएंगे रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब है कि यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे वोट करके कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आसाम का सिलहट है, यहाँ पर मान लो 1000 लोग रहते हैं। 1000 लोगों से बोलेंगे भैया एक दिन वोट रख देंगे, बोलेंगे वोट के अंदर इनके 2 ही ऑप्शन है, एक है भारत, एक है पाकिस्तान। अब सीधी बात है, सिलहट के लोगों ने चुना किसको? पाकिस्तान को। तकरीबन 99% लोगों ने बोला नहीं साहब पाकिस्तान के साथ ही जाना है। तो याद रखना, सिलहट और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां पर जब वोटिंग हुई तो यहां के ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया और याद रखना हिस्सा फिर पाकिस्तान के अंदर चला गया। अब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बारे में एक चीज याद रखना, आपको याद है मैंने एक व्यक्ति के बारे में बात करी थी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, रेड शर्ट, लाल कुर्ता, आई बात समझ में? हाँ, सीमांत गांधी, उन्होंने यहां पर विरोध किया था इसका कि यार हमको पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, बट यहां पर उनको भी पाकिस्तान के साथ भेज दिया गया। याद रखना, यहां पर जो व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट थे उनको सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी, है ना, फ्रंटियर गांधी इनको बोलते हैं, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने बड़ा विरोध किया था कि बोलो नहीं साहब ये चीज नहीं करनी चाहिए, बट ये चीज करी और ये चीज यहां पर हो गई। और इसके बाद आप देखो, बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, इन सबको मिला के पाकिस्तान का निर्माण किया गया भारत के अंदर। इसके बाद अब बारी थी हमारे देश के प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। क्या प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा? बिकॉज हमारे देश में कई सारे राजा महाराजाएं भी थे। प्रिंसली स्टेट्स को डिसाइड किया गया साहब, उस समय भारत में 563 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब 563 प्रिंसली स्टेट्स ने इस प्लान से पहले ही, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 560 प्रिंसली स्टेट्स ने भारत के साथ जाना स्वीकार कर लिया था। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था, ये एक डॉक्यूमेंट था बेटा, इसमें लिखा था कि हम भारत के साथ आना स्वीकार करते हैं, इस पे सिग्नेचर कर लिया था। कितने? 563 में से 560 ने। अब 3 स्टेट्स बचे थे, एक था आपका जूनागढ़,
एक था हैदराबाद और एक था आपका जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों स्टेट्स का क्या हुआ, इनके बारे में भी बात करते हैं, बाद में क्या हुआ इनका बताऊंगा। इन तीनों स्टेट्स ने शुरुआत में आने से मना कर दिया था, हाँ इन्होंने बोला नहीं हम भारत के साथ नहीं आएंगे। अब यहां पर क्या होता है, अब इन तीन स्टेट्स में से एक एक स्टेट की कहानी सुनाता हूं, बहुत बढ़िया कहानी है, सुनिएगा। पहले हम बात करेंगे जूनागढ़ की। जूनागढ़ रियासत कहां पर है, गुजरात के अंदर दिख रहा है जूनागढ़ रियासत। अब जूनागढ़ के जो सुल्तान है साहब, उसका नाम था मोहम्मद मोहब्बत खान थर्ड। ये वहां के सुल्तान या वहां का राजा था, नवाब इसको बोल लीजिए। अब इसने बोला नहीं साहब हम जो है, हम तो भैया जो है हमारे देश के अंदर हम ये कर रहे हैं, अब ये मुस्लिम राजा, इसने बोला नहीं भैया हम तो जो है पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। इसने अपने आप को पाकिस्तान के अंदर मिला लिया, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अब भाई साहब इसने पाकिस्तान के अंदर अपने को मिलाया, तो यहाँ पे मेजोरिटी लेने वाले लोग हिंदू हैं, राजा भले ही मुसलमान है पर रहने वाले गुजरात के लोग हिंदू थे। इन्होंने भैया हमारा रिवोल्ट कर दिया, बोले क्या बात है, जन विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद सरकार ने क्या किया साहब, हमारी जो सरकार ने, भारत की सरकार ने क्या किया, एक प्लेबिसाइट कंडक्ट कराया। प्लेबिसाइट मतलब भाई वोटिंग करवाई, कंडक्ट करवाई, भैया वहां के लोग वोट दो 20 फरवरी 1948 को। और आप बिलीव नहीं करेंगे 99% लोगों ने बोला नहीं हमको भारत के साथ ही जाना है, और फिर ये जूनागढ़ भारत के साथ मिला लिया गया। याद रखना 20 फरवरी 1948 की बात है, हालांकि इसके बहुत बात की बात है, आजादी के बाद ये चीज हुई थी, है ना, बिकॉज इन भाई साहब ने तो 15 सितंबर 1947 को साइन कर लिया था कि हम तो भैया पाकिस्तान जाने वाले। उसके बाद जो दूसरा स्टेट था उसका नाम आप सब जानते हैं, वो था हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत, हैदराबाद में भी सेम मामला चल रहा है। हैदराबाद की रियासत के जो सुल्तान थे साहब, उन्होंने बोला कि नहीं हम तो ना भारत के साथ जाएंगे, हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। इनका नाम था मीर उस्मान अली खान। इन्होंने बोला नहीं साहब आई वांट टू बी फ्री, हम तो फ्री है, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हैदराबाद में भी सेम कंडीशन है, राजा मुस्लिम है बट जनता जो है वो हिंदू मेजोरिटी है। अब क्या होता है, हैदराबाद की जनता बड़ी परेशान है, और यहां पर क्या हुआ कि इनको लगा कि देखो भारत की जो सेना है वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी, बिकॉज यहां पर इन लोगों ने, हैदराबाद के इस व्यक्ति ने, इसकी बहुत कह सकते इसकी खुद की पर्सनल आर्मी है। अब उस पर्सनल आर्मी के बारे में बात नहीं करूंगा, रजाकार से आपने शायद सुना होगा, रजाकार आर्मी इसकी थी। उस आर्मी ने हैदराबाद में इतने अत्याचार करे, कई सारे हिंदुओं को मार दिया, क्योंकि यहां पर हिंदूज डिमांड कर रहे हैं कि हमको भारत के साथ मिलना है। अब सरकार ने इस तरफ देखा कि नहीं ये तो बड़ा गलत हो रहा है, और सरकार ने एक ऑपरेशन करा। याद रखिएगा सितंबर 1948 के अंदर ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन पोलो, नाम याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम इसमें सबसे ज्यादा आता है, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आएगा इसमें, याद रखिएगा, पटेल जी लिख देता हूं मैं ताकि ध्यान रहे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा कि नहीं साहब इसको भारत में मिलाना पड़ेगा, और एक ऑपरेशन किया इंडियन आर्मी ने, ऑपरेशन पोलो, और उसके बाद हैदराबाद को भी अपने देश में मिला दिया, इनके रजाकार की आर्मी को खत्म किया और हैदराबाद को देश में मिला दिया। अब लास्ट बचता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के राजा कौन है, राजा हरि सिंह, आपने सुना होगा राजा हरि सिंह के बीच में। अब राजा हरि सिंह ने जो है, याद रखिएगा, राजा हरि सिंह जो है, इनको ये था कि चलो जिस तरीके से रजाकार काम कर रहे हैं, हैदराबाद काम कर रहा है, वैसे मैं भी फ्री रहना चाहूंगा। इन्होंने भी बोला नहीं साहब मैं फ्री रहूंगा। अब क्या होता है, पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, आप सब जानते हो, पाकिस्तान ने बोला नहीं साहब जम्मू कश्मीर हमारा, अटैक कर दिया। और जम्मू कश्मीर पर जब अटैक करा तो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक संधि साइन कर ली, वापस से वही चीज साइन करी, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 26 अक्टूबर 1947 को साइन करा, और इंडियन आर्मी तब इनके बचाव के लिए आती है, और बचाव के लिए जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान आर्मी को हमने खदेड़ दिया, बट कुछ हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी के पास रह गया था, और यही हमारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, याद रखिएगा हिस्सा हमारा ही है, बट ये चीज यहां पर हुई थी। तो याद रखना इस तरीके से इन तीन स्टेट्स को बाद में कैप्चर कर लिया गया। चलिए वो बात की बात है, अपन आएंगे अपने माउंट बेटन प्लान की तरफ। याद रखना माउंट बेटन प्लान में क्या क्या चीजें थी ऑलरेडी हमने बात कर ली है। हाँ जी देखो क्या क्या था, पहली चीज बता दी मैंने, हर चीजें बता दी कि इंडिया और पाकिस्तान दो नेशंस बनाए जाएंगे। सिलहट बता दिया, सिलहट हो गया हमारा बंगाल और पंजाब, सिलहट वाला एरिया, यहाँ पर वोटिंग करवाई जाएगी ना, बाकी इन सारे एरियाज को लेकर जो है वो अब पाकिस्तान बनाया जाएगा, रेफरेंडम करवाया जाएगा सिलहट के अंदर, आसाम के अंदर, कि भैया आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ ली थी, इन्हीं के बारे में बात की गई, और ये सारी चीजें माउंट बेटन प्लान के अंदर कही गई। इसमें एक और चीज कही गई थी प्लान के अंदर, कि देखो सीधी सी बात कही, बहुत सीधे तरीके से कहा कि ब्रिटिश मोनार्क विल अबॉलिश द यूज ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, कि जो ब्रिटेन का राजा है अब वो अपने आप को एम्परर ऑफ इंडिया कहना बंद कर देगा। इस प्लान के अंदर कहा गया था, बट पता है उसने बात एग्जैक्टली बंद नहीं किया, बाद में कहना बंद किया। उसने बंद किया है चीज कहना 22 जून 1948 के बाद, बोला अब हम नहीं बोलेंगे अपने आप को। और जिस टाइम पर भारत को आजाद किया गया उस टाइम पर जो ब्रिटेन का राजा है उसका नाम था किंग जॉर्ज सिक्स्थ, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग जॉर्ज सिक्स्थ भारत का राजा जब भारत को आजाद किया गया था, ठीक है, ब्रिटेन का राजा, नॉट भारत का, भारत का तो नहीं रहा, ब्रिटेन का राजा है। तो ये था आपका माउंट बेटन प्लान। अब माउंट बेटन प्लान के बाद क्लियरली था कि चलो ये चीजें यहां पर की जाएगी। ये देखो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली, इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली। अब यहां पर जो है ये चीज थी कि साहब इस प्लान को अनाउंस तो कर दिया, तो माउंट बेटन ने बोला कि हाँ सब हम कर देंगे, 3 जून 1948 को कर देंगे। इसी बीच दंगे बड़े भड़कने लगे। बेसिकली अगर हम बात करें बंगाल वाले एरिया के अंदर, पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया के अंदर बहुत दंगे भड़क रहे। तो सी राजगोपालाचारी जी लॉर्ड माउंट बेटन को एक फोन करते, बोलते भैया जून तक अगर तुमने वेट करा ना
तो पावर ट्रांसफर करने के लिए कोई पावर ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास, या देश ही नहीं रहेगा, पावर इसको ट्रांसफर करोगे, देश टूट जाएगा, लोग लड़ रहे हैं आपस में, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब माउंटबेटन को लगा नहीं साहब, अब तो देश को आजाद करना ही पड़ेगा। अब आजाद करने के लिए 15 अगस्त 1947 डेट को चुना गया कि भैया 15 अगस्त 1947 की डेट को भारत और पाकिस्तान दोनों को आजाद कर दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया, 15 अगस्त डेट क्यों थी? देखो हमारी डेट ये थी साहब कि 15 अगस्त 1947 में जापानीज आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, किसके सामने? ब्रिटिश एम्पायर के सामने, ब्रिटिश नेवी के सामने, अगर मैं क्लियरली बोलूं तो ये डेट चुनी गई ब्रिटेन के द्वारा कि साहब हम ये कर लेंगे। पाकिस्तान ने बोला नहीं हमको 14 अगस्त, क्यों बोले भैया हमको पहले कर दो, मतलब बेवकूफ है वो तो, उन्होंने तो कोई रीजन नहीं था भाई ये कर लिया, तो ये चीज यहां पर की गई। अब 4 जुलाई 1947 को भारत को आजाद करने का एक बिल, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के नाम से जाना जाता है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखना ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल की, भारत को अब आजाद किया जा रहा है, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि चलिए इस बिल के बाद भारत को आजाद किया जाएगा। और उसके बाद इस बिल को सहमति मिली 18 जुलाई को, जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से दोनों हाउस से बिल पास होता है ना, वैसे यहाँ पर भी 18 जुलाई को लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से बिल पास हो गया। मां के किंग ने भी सिग्नेचर पूरी चीजें कर ली, और ये कहा गया कि अब से वायसराय की पोस्ट को हटाया जा रहा है भारत से, और वायसराय की पोस्ट को हटा दिया गया और एक नई पोस्ट यहां पर लेकर आई कि भैया जब तक तुम चुनाव नहीं कर रहे हो, तुम्हारे देश में जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, तुम्हारे देश का जब तक प्रेसिडेंट नहीं बन रहा है, तब तक एक नई पोस्ट लगाई गई कि सब भारत और पाकिस्तान में रहेंगे गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, वायसराय की पोस्ट को हटा के एक नई पोस्ट लगा दी गवर्नर जनरल। ये पोस्ट पहले भी हो चुकी थी भारत के अंदर, हाँ, तो ये चीज याद रखना, वायसराय हटा दिया तो भारत का आखिरी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, अब वायसराय को हटा के एक नई पोस्ट आ गई गवर्नर जनरल की। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है क्या? नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, सवाल पूछा गया। सी राजगोपालाचारी जी। कैसे याद रखना बेटा, इस एक्ट में क्या करा, वायसराय की पोस्ट हटा दी और बोला भारत और पाकिस्तान के अंदर वायसराय नहीं होगा। अब पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी नहीं था, बोले भारत और पाकिस्तान में एक नई 2 पोस्ट हो जाएगी और इस पोस्ट को कहा जाएगा गवर्नर जनरल। ये काम करेगा प्रेसिडेंट की तरह कि जब तक यहां पर सरकार ना चुन ली जाए, संविधान इनका नहीं बन जाए, तब तक ये आदमी यहां पर रहने वाला है। ये चीज यहां पर की गई। अब इसके बाद क्या किया गया, क्लियरली बोला कि भैया भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश हैं, प्रिंसली स्टेट्स को पास ये अधिकार है, या तो भारत को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या फ्री रहे। वो तो हमने देखा आगे क्या हुआ, उसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली। इसके बाद फाइनली जो है यहां पर क्लियरली कह दिया गया कि जब तक ये देश, दोनों देश अपना अपना कानून नहीं बना लेते, जब तक ये दोनों देश अपना अपना संविधान नहीं बना लेते, क्योंकि संविधान को बनने में टाइम लगेगा, तब तक इस देश को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से चलाया जाएगा। अरे देश को किसी ना किसी कानून के हिसाब से तो चलाना पड़ेगा ना। तो क्लियरली बोला इन्होंने कि जब तक दोनों देश भारत और पाकिस्तान अपना अपना संविधान नहीं बना लेते, इन दोनों को चलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का सहारा लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने देश को चलाए, उसके बाद अपना कानून बना के अपने हिसाब से देश को चलाए। उसके बाद याद रखिएगा, अगस्त 15 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो स्टेटस था ना, पॉलिटिकल स्टेटस, वो फ्री इंडिया नहीं था। भारत का जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो था डोमिनियन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। क्यों? क्योंकि तब तक भारत का संविधान बना नहीं था बेटा। 26 जनवरी को भारत का संविधान जब लागू हुआ, तब भारत को खुद का संविधान मिला, तब जाकर अपने देश को फ्री इंडिया बोला। उससे पहले भारत का पॉलिटिकल स्टेटस फ्री इंडिया नहीं था। 26 जनवरी 1950 से पहले तक भारत का जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो था डोमिनियन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। इस एक्ट के कुछ और फीचर थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, जो भारत का फ्रीडम का एक्ट था, जो कानून था, उसके कुछ और फीचर्स है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि भैया वायसराय के ऑफिस को हटा दिया जाएगा, अब नई पोस्ट गवर्नर जनरल आ जाएगी, दोनों नेशंस के लिए गवर्नर जनरल रहेंगे। संविधान सभा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से काम कर सकती है, और वो जब तक संविधान सभा संविधान नहीं बना ले, वो पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। बेसिक चीजें यहां पर बताई गई थी। अब याद रखना बेटा, भारत का जो कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया के आने के बाद जो भारत के अंदर वायसराय की पोस्ट खत्म कर दी गई थी और नई पोस्ट लेकर आए थे गवर्नर जनरल। तो याद रखना, भारत के पहला गवर्नर जनरल वायसराय की पोस्ट खत्म करने के बाद वो लॉर्ड माउंटबेटन था। याद रखिएगा, कब से कब तक रहा ये 15 अगस्त देश को आजाद होने के बाद से लेकर 21 जून 1948 तक रहा। पर उसके बाद भारत का वास्तविकता में लास्ट गवर्नर जनरल कौन था पता है? इसके जाने के बाद बनाए गए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को रेंडी ने सवाल पूछा है। जी हां, सी राजगोपालाचारी जी उसके बाद भारत के लास्ट गवर्नर जनरल बने, और ये 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरियस एग्जाम्स के अंदर स्लाइड के बारे में पूछा गया, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आई बात समझ में? और इस तरीके से हमारे देश को आजादी मिल गई थी। तो ये पूरी कहानी थी हमारे देश को आजाद करने की। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी कि देखो आज हमारा देश आजाद हो चुका है ना। तो देखो समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट चीजें। चलो, थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है ना, सुना होगा आपने, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर बोलेंगे नहीं सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर बोलेंगे नहीं सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
फिर बोलेंगे वायसराय। अब ये पोस्ट अलग अलग है क्या, बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को इसके अंदर होता है। फिर कंफ्यूजन होता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ले, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, ये चीजें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और सारे इनके सब सारे वायसराय, सारे गवर्नर, सबके बारे में बात भी अपन करना शुरू कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, शुरुआत में जब ब्रिटिश सरकार तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत के बहुत सारे एरियाज पे कब्जा करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल की बात करें, आप ये कब्जा कर रहे हैं बंगाल के ऊपर, ये कब्जा कर रहे हैं मद्रास के ऊपर, ये कब्जा कर रहे हैं मुंबई के ऊपर, तो इन्होंने अपने अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए, तीन तीन प्रेसिडेंसीज बना ली। एक बनाई इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी, जो इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक बनाई इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि साउथ वाले इलाके के अंदर से, जो इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक बनाई इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी, जिसमें गुजरात और बम्बई ये वाला एरिया आ जाता था। तो इन प्रेसिडेंसीज का जो हेड था उसे गवर्नर कहा जाता था। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल बोल देंगे उसको, है ना, एक को बोल देंगे गवर्नर ऑफ मद्रास बोल देंगे, जो मद्रास प्रेसिडेंसी का है। गवर्नर ऑफ बंबई बोल देंगे। तो जो बंगाल का पहला गवर्नर था उसका नाम याद रखिएगा, वो कौन था, आप सब जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा वो रॉबर्ट क्लाइव है। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था वो था रॉबर्ट क्लाइव। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक कानून आता है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस कानून के बाद कई सारे मेजर चेंजेस किए गए। ये चेंज किया गया कि जो तीन प्रेसिडेंसीज है, बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन प्रेसिडेंसीज में बंगाल की प्रेसिडेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और अब से बंगाल की प्रेसिडेंसी का जो हेड होगा उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया जाएगा। कि नहीं साहब, अब इसका पोस्ट बढ़ा दी जाएगी, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। क्यों? बिकॉज अब ये प्रेसिडेंसी बाकी दो प्रेसिडेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आदमी, इसका नाम याद रखिएगा। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और बाकी जो प्रेसिडेंसी है इन दोनों, वो इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेगी या बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर काम करेगी। अब इसके बाद क्या होता है कि इस पोस्ट को वापस से चेंज किया जाता है भारत के अंदर, और ये कहा गया कि जब भारत के बहुत बड़े एरिया पे इन्होंने कब्जा कर ले तो बोला नहीं साहब, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं करेंगे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बंगाल के नहीं साहब, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है, बाकी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर इसके अंडर रहेंगे, पर अब इस पोस्ट को कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब पोस्ट को बढ़ा दिया, बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ये कब से कब तक हुआ? 1833 से लेकर 1858 तक ये हुआ है। और ये किया गया चार्टर एक्ट 1833 के कारण। चार्टर एक्ट 1833 के अंदर बोल दिया कि नहीं साहब, अब केवल बंगाल नहीं, अब तो भारत पे अपना कब्जा हो गया। तो बंगाल के गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है। और भारत के अंदर पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? इसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नोट करना बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद और बदलाव हो गए। जब 1857 की क्रांति भारत के अंदर हुई, तो क्रांति के बाद क्या होता है कि अब अंग्रेज सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, अब अंग्रेज सरकार ने भारत के अंदर अपना अधिकार जमा लिया। बोले भैया अब हम अपने आदमी को बिठाएंगे। अब इन्होंने बोला कि भैया कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, इस पोस्ट का केवल नाम चेंज कर देते हैं। अब इस पोस्ट को कहा जाएगा वायसराय। ये नोट कर लीजिएगा, इस पोस्ट के आदमी को कहा जाएगा वायसराय। याद रखिएगा, वायसराय पोस्ट कब आई है? ये 1858 से 1947 तक चली है। वायसराय अब ब्रिटिश सरकार का हेड भारत के अंदर होता था। और भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी ये था, और बाद में इसी को बना दिया वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय भी यही है। तो देखो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये डिफरेंस कई बार कंफ्यूज करता है कि यार इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। आई होप चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। छोटी सी बात थी, इसको याद रखिएगा। बता दिया मैंने कब से कब तक क्या चीज रही, इसको देख लीजिएगा। अब इन सबके बारे में बात करेंगे, ये सबके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है कि भैया कौन सा गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, कौन क्या है, इन सबके बारे में थोड़ी बहुत बात करना जरूरी है। पहले बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। 1754 से लेकर 1767 तक ये रहा। अब एक सवाल आएगा, देखो बहुत सारे हैं इसमें, सर सबको याद रखना है कि नहीं? सबको याद नहीं रखना। जिस पे मैं स्टार बनाऊंगा, जिसके बारे में बोलूंगा कि बेटा ये पॉइंट याद रखना, केवल वो पॉइंट याद रखना, बाकी भूल जाओ, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमेश सर जिसको बोल रहे हैं ना कि बेटा इसको याद रखना, बस उसको याद रख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा, गारंटी बाकी मैं दे रहा हूं। देखो पहली बात साहब, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात कर ली, पहला गवर्नर था बंगाल का, इसके बारे में बात करें। इसने क्या करा? इसने सबसे पहली बात बंगाल में क्या लागू करा? ड्यूल गवर्नमेंट। याद आ गया? हाँ जी, ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम बंगाल में इसने लागू करा। याद आ गया? निजामत राइट्स याद आ गया? रेवेन्यू वाले, बंगाल के अंदर फेमाइन आ गया, 30% पॉपुलेशन खत्म कर दी। हाँ, ये वही आदमी था। इसके टाइम पर बैटल ऑफ प्लासी भी हुई और बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर भी आया था। तो दो चीजें इसके इवेंट की काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे, तो इसके बाद भेजा जाएगा वॉरेन हेस्टिंग थोड़ा ठीक आदमी। इसने क्या करा? इसने अबॉलिश करा ड्यूल सिस्टम को। याद रखिएगा, अबॉलिश द ड्यूल सिस्टम। क्या करा? बंगाल के अंदर ड्यूल सिस्टम को इसने अबॉलिश कर दिया था। याद रखिएगा, ड्यूल सिस्टम को इसने अबॉलिश करा बंगाल में, ठीक है। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला नहीं साहब गलत हो रहा है, और इसने ड्यूल सिस्टम को अबॉलिश करा। अभी थोड़ा ठीक आदमी। इसके टाइम पर क्या क्या होता है याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर आया है, इसके बारे में बताऊंगा, लास्ट लेक्चर रहने वाला है इसके बाद वाला, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करेंगे। इसने पिट्स इंडिया एक्ट भारत के अंदर लागू करा 1784 में, और रोहिल्ला वॉर इसके टाइम पर भारत में हुआ। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ सालाबाई हमने करी थी, याद आ गया? फर्स्ट मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर पढ़ चुके हैं अपन, इसके टाइम पर हुई है। और सेकंड मैसूर वॉर भी इसी के टाइम पर हुआ। तो कुछ मेजर इवेंट्स इसके टाइम पर हुए, इसके बारे में और भी चीजें याद रखिएगा।
ये जो आदमी है ना, इसके ऊपर कई सारे इल्जाम लगे थे भैया, बहुत इल्जाम लगे इसके ऊपर, जब ये ब्रिटेन गया तो बहुत इल्जाम लगे। और ये पहला और आखिरी गवर्नर जनरल है भारत का जिसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंपीचमेंट चला था, महाभियोग चला था। हाँ जी, महाभियोग चला। बोले भैया आप करप्शन करते हो, आपने ब्राइब लिया, आपने पैसा वैसा लिया। एक महाराजा चित सिंह जी वाला, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, कभी बताऊंगा मैं कि भैया आपका रिलेशन है इनसे, आपने खराब किया है, आप जानबूझ के इनसे रिश्वत ले रहे हो, इनको फेवर करते हो, बहुत सारी चीजें यहां पर थी। इसके लिए इसके ऊपर इंपीचमेंट चला, 14 साल चला, पर कुछ हुआ नहीं। कुछ कहते हैं 7 साल, मैं कहता हूं 14 साल भी चल गया था, कुछ इसके साथ हुआ नहीं। याद रखना, कुछ नहीं हो पाया था, पर इस सवाल पूछा गया इसके ऊपर इंपीचमेंट चला था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, जिस पे स्टार बनाना हो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इंपीचमेंट चला था, तो किस पे इंपीचमेंट चला है? वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। इसके टाइम पर और क्या होता है? इसके टाइम पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। नोट करना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर ही की गई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना। तो याद रखिए। अभी हाँ, ये फाउंड किसने करी, इनका नाम याद रखना, सर विलियम जोन्स। क्या नाम है? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, ठीक है। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना करी है, याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से भी बड़ा खतरनाक सा आदमी है। खतरनाक क्यों भैया? इसके टाइम पर मैसूर वॉर होगा, भारत के अंदर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होगी, याद रखिएगा। हार गए थे टीपू सुल्तान, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम यहां पर होती। इसने कॉर्नवालिस कोड भारत के अंदर लागू किया। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आर्मी का आदमी है। इसने भारत में, कह सकते हैं कि भारत में जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत के अंदर लाने वाला यही व्यक्ति है। जो आज आप देखते हो ना, सीआरपीसी कानून, हमारे देश का आईपीसी, सीआरपीसी, याद रखना, कानून यही लेकर आया है। जी हाँ, इसने क्लियरली बोला कि भारत के अंदर यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं करना है कि आपको सुप्रीम कोर्ट अलग काम करेगा, हाई कोर्ट अलग काम करेगा। यूनिफॉर्म पूरे भारत में कानून अपने को लागू करना है, ये काम इसने किया है। और अपन कॉर्नवालिस कोड के बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट याद रखना इसका योगदान भारत के कानून के लिए ज्यादा है। और इसने भारत के अंदर सबसे बढ़िया काम किया, इसने एक प्रॉपर यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करी है। जी हाँ, इसने बोला कि नहीं, जैसे यूरोप के अंदर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस अधिकारी, वैसे भारत के अंदर भी सिविल सर्वेंट्स होंगे, इसलिए इसे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाएगा। जी, इसने बोला नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, भारत में भी आईएएस अधिकारी होंगे और इसलिए इसे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाएगा। नोट करना, फादर ऑफ द लॉ भी कई बार इसको बोलते हैं और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी इसे कहा जाएगा, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसी के बारे में, और इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद सर जॉन शॉर आएंगे। इनके टाइम पर कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं। चार्टर एक्ट ऑफ 1973 इनके टाइम पर आया था, और बैटल ऑफ खरदा इसके भी होती है ना, निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठास के बीच में छोटी सी बैटल होगी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल नहीं। इनको इसको याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। नेक्स्ट यहां पर आता है लॉर्ड वेलेस्ली, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों भैया? इसके टाइम पर इसने इंट्रोड्यूस करा है सब्सिडी अलायंस सिस्टम, याद रखिएगा, इसने सब्सिडी अलायंस सिस्टम को भारत के अंदर लागू किया है। नोट कर लीजिएगा, याद आ गया ना। हाँ जी, सब्सिडी अलायंस ये भारत के अंदर लागू करता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले साइन किसने करी? हैदराबाद के निजाम ने, याद रह गया, सब्सिडी अलायंस। हाँ जी, बहुत बढ़िया थे, याद रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, किसने सब्सिडी अलायंस को भारत के अंदर साइन किया था या भारत के अंदर लेकर आए आदमी, है ना, याद रखिए इसके बारे में। हाँ, ये भाई साहब अपने आप को कहते थे बंगाल टाइगर्स, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल टाइगर, याद रखिएगा, ये अपने आप को बंगाल टाइगर बोलता था, भैया मैं बंगाल का शेर हूं, याद रखिएगा भाई साहब। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बंगाल टाइगर ही अपने आप को बोलेगा। तो ये बात पूछा जा सकता है, बंगाल टाइगर कौन बोलता था? ये अपने आप को बोलता था। इसके टाइम पर बहुत कुछ हुआ है, ट्रीटी ऑफ बसीन, सारी चीजें आप देख चुके हैं, याद रखना बेटा। इसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सिडी अलायंस वाला, और इसको बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद सर जॉन बेल्लौर आएंगे, बेल्लौर म्यूटिनी इनके टाइम पर होगी, नॉट इंपॉर्टेंट। लॉर्ड मिंटो प्रथम आएंगे, अमृतसर की संधि होगी, याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ। ये चाहो तो नोट कर लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चाहो तो देख लेना एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर क्या होगा? एंग्लो नेपाल वॉर भारत के अंदर होगा, तो ट्रीटी ऑफ सिंगोल होगी, याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ सिंगोल 1860 के अंदर साइन की गई है, एंग्लो नेपाल वॉर के बाद। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो नेपाल वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सिंगोल की संधि साइन की गई। आई बात समझ में? क्लियर है, याद रखिएगा। थर्ड मराठा वॉर इसके टाइम पर होगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। फिर लॉर्ड एमस्ट आएंगे, लॉर्ड एमस्ट के टाइम पर फर्स्ट बर्मा वॉर हुआ है, बाकी और कुछ इनके बारे में याद रखना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है देखो उसको ध्यान रखना। बाकी फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सब लॉर्ड विलियम बेंटिक काफी इंपॉर्टेंट आदमी, क्यों? बिकॉज इसने देखो सती का अबॉलिशन इसके टाइम पर हुआ है, और इसने ठगी कमीशन की स्थापना करी, ठगी प्रथा का इसने उन्मूलन करा था, ठगी प्रथा को इसने भारत से खत्म कर दिया था। नोट करिएगा, ठगी प्रथा थी, मेजरली बंगाल के अंदर थी, उसको भारत से इसने खत्म कर दिया, याद रखना। महाराजा रणजीत सिंह जी से इसकी दोस्ती भी थी, बढ़िया आदमी था, पर याद रखिएगा इसने ठगी का उन्मूलन करने के लिए, हटाने के लिए इसको जाना जाता है। तो बेसिक चीजें क्या है, एग्जाम के अंदर आ जाएगी, तो थोड़ी बहुत याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें, लॉर्ड मैनकॉफ के बारे में बात की जाए तो याद रखिएगा, न्यू प्रेस लॉ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन इंडिया, ये भारत के अंदर ऐसा कानून लेकर आया
जिसके द्वारा बहुत सारे चीजें प्रेस को लेकर हुई थी। देखो प्रेस का मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं प्रेस मतलब यहां पर है कि हमारे जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के द्वारा ही भारत के अंदर क्रांति को सबसे ज्यादा फैलाया गया था, है ना। न्यूज एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट देना बेटा, सॉरी, है ना। तो इसने क्या करे, बहुत सारे कानून जो प्रेस के ऊपर अंग्रेज सरकार ने लगा दिए थे, उन कानूनों को इसने हटा दिया। बोले नहीं साहब ये कानून होना नहीं चाहिए, इसलिए इसको एक टाइटल दिया गया था। क्या टाइटल था, इसे कहा जाता है भारतीय, हिंदी में राइटिंग माफ करना, प्रेस का मुक्तिदाता, है ना। मुक्तिदाता मतलब सीधी बात है साहब, इसने इंडियन प्रेस को फ्री कर दिया था। बड़ा अच्छा आदमी इसको माना जाता, तो याद रखना इसका नाम था लॉर्ड मैनकाफ, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड के टाइम पर पहला अफगान वॉर होगा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, और महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु इनके टाइम पर हो जाएगी। इसके बाद लॉर्ड एलिंगबर्ग, नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। एनेक्सेशन देखा, एनेक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड हर्डिंग, इसके बारे में एक चीज याद रखना, भारत के अंदर एक प्रथा थी जिसमें इंसान की बलि दी जाती, नरबली, नरबली दे देंगे, बच्चे के बलि दे देंगे, छोटी बच्ची को मार दिया जाएगा। इसने खत्म करा, बोले नहीं साहब, अबॉलिशन ऑफ फीमेल इनफेस्टिसाइड, छोटी बच्ची जो होती है गर्भ के अंदर, उसको मारना कानून का अपराध करना होगा, और ह्यूमन सेक्रीफाइस को इसने बंद करवाया। सोशल रिफॉर्म्स इसने कई सारे करवाए थे भारत के अंदर। नेक्स्ट आएगा लॉर्ड डलहौजी, बड़ा खतरनाक आदमी डलहौजी, तो आप सब जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ, इसने भारत के अंदर कई सारे काम करे, बट लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, डलहौजी का एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। इसके टाइम पर जो चीज हुई है वो भारत के अंदर इससे पहले कभी हुई नहीं थी। इसने बंबई से थाने तक ट्रेन चलवाई थी 1853 में, भारत की पहली रेल इसके टाइम पर चली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, भारत की पहली रेल या रेलवे लाइन इसने डलवाई और रेल चलवाई थी। इसके बाद और भी काम कर, इसने भारत में टेलीग्राफ डलवाया, 4000 माइल लंबी लाइन इसने डलवाई टेलीग्राफ के लिए, ताकि बातचीत की जा सके एक जगह से दूसरी जगह पर। यह काम इसने करवाया। और इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट 1954 के द्वारा भारत ने पोस्ट ऑफिस की स्थापना करवाई। तो 3 पॉइंट्स इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इसके नंबर रिवोड रीमैरिज एक्ट 1856 भी आ गया था, बट ये कम से कम 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इसके बारे में पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात की जाए, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर 1857 की क्रांति आई है, याद रखना इसी के टाइम पर आई थी। और इसने 3 यूनिवर्सिटीज बनवाई, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1857 में, ताकि पढ़ाई लिखाई की जा सके। ये काम, ये बात इनके बारे में थोड़ी सी ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद वायसराय के बारे में बात करें तो भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, वायसराय बनने के बाद इसने क्या किया था, व्हाइट म्यूटिनी हुई है इसके टाइम पर, याद आ गया, हाँ जी, अंग्रेज सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के थे, वो इसने बंद करवाया। और इसके टाइम पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लागू हुआ है भारत के अंदर, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। लॉर्ड एलिग्न फर्स्ट के बारे में बात करें, वहां भी मूवमेंट हुआ है इसके बारे में। इसके अलावा हम बात करें जॉन लॉरेंस के बारे में, देखो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद रखिएगा इसके टाइम पर इसने क्या किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में इसने हाई कोर्ट की स्थापना करवाई थी। 3 कोर्ट्स इसने एस्टेब्लिश करवा दिए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करें लॉर्ड मेयो आएंगे। मेयो भाई साहब थोड़ा सा इनके साथ कह सकते हैं कि चीजें ठीक थी, कुछ चीजें गलत भी, कुछ चीजें ठीक थी, बिकॉज 3 साल के अंदर ये चले गए थे। इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने भारत के अंदर स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की स्थापना करवाई और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बनवाया, है ना। स्टेट रेलवेज को भी इंट्रोड्यूस करा, बट जो इंपॉर्टेंट ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना भारत में लॉर्ड मेयो भाई साहब ने करवाई है। नेक्स्ट यहां पर आएंगे लॉर्ड नॉर्थनबर्ग। लॉर्ड नॉर्थनबर्ग के बारे में बात की जाए, इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स 1857 के अंदर इसी के टाइम पर आते हैं, और इसने कूका मूवमेंट को बहुत बुरी तरीके से भारत के अंदर बंद करवाया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कूका मूवमेंट के बारे में बात करी थी, भगत जवाहरलाल कूका जी इसके हेड थे, इसको इसने बंद करवा दिया था। तो कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। मैं लॉर्ड मेयो के बारे में छोटी चीज बता दूं, इनको है ना मार दिया था किसी ने, बताना नहीं चाहता पर श्री बता देता हूं। एक आदमी था अफगान कैदी शेर अली, ये भाई साहब थे पोर्ट ब्लेयर जेल के अंदर। पोर्ट ब्लेयर आप सब जानते हैं, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर जेल के अंदर ये भाई साहब थे। अब लॉर्ड मेयो इनसे मिलने जाते हैं, और मिलने क्या जाते हैं, लॉर्ड मेयो जेल के अंदर गए थे किसी काम को करने के लिए, इन भाई साहब को मार ही दिया उन्होंने। इस तरह के आदमी था, शेर अली ने मारा था इनको, ठीक है, तो मेरे को लगा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। हाँ जी, आगे हम बात करें लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन इसके टाइम पर वार्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 भारत के अंदर आ गया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कानून था। और ये थोड़ा खराब आदमी, इसने प्रेस पे वास प्रतिबंध लगा दिया। वार्निकुलर प्रेस एक्ट इसके टाइम पर है, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। इसने आर्म्स एक्ट भारत के अंदर लागू कर दिया, सेकंड अफगान वॉर भी इसी के टाइम पर हुआ। तो ये थोड़ा खराब आदमी लॉर्ड लिंटन, याद रखना। लॉर्ड लिंटन के बारे में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट इसके टाइम पर आया था, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया इसने कि नहीं साहब, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया, कोई छाप नहीं सकता, कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बड़े खराब काम इसने करे, क्लियरली अगर मैं बात करूं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पर आ गया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन बहुत बढ़िया आदमी,
बहुत बढ़िया आदमी। इसने क्या करा, इसने इस वर्निकुलर प्रेस एक्ट को हटाया, बोले नहीं ये गलत चीज है। इसके बाद इसने क्या करा, इसने द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भारत के अंदर लागू करा 1881 में। बहुत अच्छा आदमी लगता है मेरे को, बिकॉज फैक्ट्री एक्ट के द्वारा इसने कहा कि देखो बच्चे फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगे और काम करने वाले लेबर्स की कंडीशन को इंप्रूव करा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सवाल एनडी में पूछा गया है, इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके द्वारा भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लागू किया जा सके, मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को लागू किया जा सके। याद रखना ये काम इसने करा और ये एनडीए में प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा इसने क्या करा, याद रखिएगा, इसने एजुकेशन कमीशन भारत के अंदर स्टार्ट करा और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता के अंदर काम करा। और इसके टाइम पर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, इसका नाम था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। 1883 से 84 के अंदर हुआ। देखो इस बिल कंट्रोवर्सी के अंदर था क्या, इसने एक बिल पास करवाया है ना। इसने बोला कि उस बिल के अंदर ये था कि देखो अब अगर भारत के अंदर भी कोई ब्रिटिश आदमी क्राइम करता है तो उसका केस की सुनवाई के लिए जो जज होगा वो ब्रिटिश नहीं होगा, वो इंडियन भी हो सकता है। पहले यह था कि जैसे ब्रिटिश आदमी ने भारत में क्राइम किया तो उसकी सुनवाई के लिए जो जज होगा वो ब्रिटेन का ही होना चाहिए, वो इंडियन नहीं हो सकता। इसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, इंडियन जज भी हो सकता है। अब साहब इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इन भाई साहब को बुला लिया गया था, बड़ा मुश्किल हुआ इनको, बट ये छोटी सी बात थी, मुझे लगा बताना चाहिए, सवाल एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड डफरिन है ना, इसके बारे में एक चीज याद रखना, इसके टाइम पर कांग्रेस का गठन किया गया, याद रखिएगा, कांग्रेस इसी के टाइम पर बनी। लॉर्ड लंसडाउन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज मत होना इसके टाइम पर। लॉर्ड एलिग्न नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कर्जन इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा बिकॉज इसके टाइम पर भारत में पुलिस कमीशन की स्थापना की गई थी 1902 में। एंड्रू फ्रेजर ये पुलिस एडमिशन को इन्होंने पुलिस एडमिशन को रिन्यू करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए भारत में पुलिस कमीशन की स्थापना करी। इसके टाइम पर आप सब जानते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन की भी स्थापना की गई है और बंगाल का विभाजन इसके समय पर हुआ ही था, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो बहुत सारे काम इसने करे, ऑलरेडी बड़ा फेमस था आदमी, ऑलरेडी अपन इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद लॉर्ड मिंटो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, याद मत रखिएगा, इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं। लॉर्ड हर्डिंग्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, है ना। इसकी इनके बारे में अगर एक चीज याद सकते हो तो ये था कि इनके सामने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गया था और आप सब जानते हैं एक दरबार लगाया जाता है, इसमें कहा जाता है कि सब बंगाल का विभाजन रद्द किया जा रहा है, याद आ गया। हाँ इन्हीं के टाइम पर ही हुआ था, ऑलरेडी अपन ने बात कर ली है ना, किंग जॉर्ज पंचम इनके टाइम पर आते, तो अपन ऑलरेडी इनके बारे में बात कर ली दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके टाइम पर आप देखेंगे होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, ये चीज यहाँ पर की गई है। और इसने सबसे बड़ा काम जो करवाया था वो था कि इसके टाइम पर रॉलेट एक्ट भारत के अंदर आया है और जलियांवाला बाग इसी के टाइम पर हुआ, याद रखिएगा, बड़े बड़े चीज इसके टाइम पर हुए। इसके अलावा इसने वुमेन्स यूनिवर्सिटी पुणे के अंदर बनाई है, सेडलर कमीशन की स्थापना करी इसने, है ना, याद रखिएगा। कई सारे काम इसने करे कि एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म करने के लिए सेडलर कमीशन की स्थापना ये करता है। और भारत के अंदर पहला एक भारतीय को गवर्नर बनाया गया बिहार का, एसपी सिन्हा जी नाम था इनका, इनको बिहार का गवर्नर बनाया गया। याद रखना पहले भारतीय जो बिहार के गवर्नर बने, इसके पहले तो ब्रिटेन के बनते थे, ये काम इनके टाइम पर हुआ, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। लॉर्ड रीडिंग के बारे में बात की जाए तो देखो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। बट एक चीज याद रखना, चोरी छोरा इंसिडेंट इनके टाइम पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक डिसीजन ले लिया गया इनके टाइम पर कि सब जो आईसीएस का एग्जामिनेशन है, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है, वो दिल्ली और लंदन दोनों में एक साथ होगा। पहले होता था कि भैया पहले एग्जाम दिल्ली में ही नहीं होता था, लंदन में ही होता था। तुमको अगर एग्जाम देने जाना है, जैसे आईएएस का एग्जाम देना है, तो आज तुम दिल्ली मुंबई कहीं पर भी जाके तुम्हारे सेंटर्स पे दे सकते हो। पहले यह था कि अगर तुमको आईसीएस का एग्जाम देना है, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देना है, वो लंदन में जाके देना पड़ता था, सोचिए। तो याद रखिएगा। और भारत के जो पहले सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने पहला आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, नोट कर लीजिएगा, क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई, नाम याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम के अंदर, क्या नाम है, फिर बोल देता हूँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। मेरे हाथ में लगी थोड़ी सी तो मैं स्पेलिंग या मेरा ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ, अभी थोड़ा इशू आ रहा है, अदरवाइज मैं क्लियर लिख देता। ये चीज इनके टाइम पर होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, फिर आएगा हमारा लॉर्ड इरविन के टाइम पर हम सब बहुत सारी चीजें जानते हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। दिवाली डिक्लेरेशन इसने दिया था, याद रखिएगा, छोटी सी बात है दिवाली डिक्लेरेशन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट याद रखना यहाँ सब इसके टाइम पर ये चीजें होती है। नेक्स्ट लॉर्ड वेलिंगटन नॉट इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना इसके टाइम पर की गई, बस ये चीज आप याद सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी इसके टाइम पर की गई, ये याद रखना बेटा, सवाल पूछा गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना करी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने 1934 में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बर्मा भारत से अलग हो गया इसके टाइम पर। नेक्स्ट है लॉर्ड
लिन लिथिंगो के टाइम पर अगस्त ऑफर भारत के अंदर आएगा, पहली बार जनरल इलेक्शन 1937 के अंदर किए जाएंगे। ये चीजें होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट, बेसिक चीजें यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट लॉर्ड वेवल, अभी हमने बात करी इसके बारे में, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एक चीज थी कि डायरेक्ट एक्शन डेज के टाइम पर लिया गया, जो कि सही नहीं था, है ना, हमने बात करी, आज के लेक्चर में बात करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, ऑलरेडी हमने बात कर ली, इसी के टाइम पर भारत को आजाद किया गया था। तो देखो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने पढ़ी है, आई होप चीजें क्लियर होगी, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, देखना सवाल यहाँ से बनेंगे। तो चलो बेटा नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं मैं अब आपसे, ध्यान रखो अपना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।